नमस्कार। आप सभी का प्रयास संस्था के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्याभूत सफलता के लिए प्रयासरत संस्था प्रयास ने ये जो सीरीज प्रारंभ की है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे सफलता की प्रत्याभूति कैसे दी जा सकती है, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। भारत के मशहूर गीतकार लेखक जावेद अख्तर का कहना है कि जीवन है तो समस्याएं होंगी, समस्याएं जब जीवन में होंगी तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो व्यक्ति प्रयास करेगा और प्रयास करेगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। प्रयास संस्था इसी प्रयास में प्रयासरत है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से पार पाने का रास्ता आप सभी के लिए सुझाया जाए। हम जानते हैं 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का एक भाषण हुआ था। उस भाषण से पहले स्वामी विवेकानंद को लोगों ने हास परिहास की दृष्टि से देखा था, लेकिन उस भाषण के बाद में संपूर्ण परिदृश्य बदल गया था। क्या स्वामी विवेकानंद ने एक ही दिन में उतना ओजपूर्ण विद्वता से भरपूर भाषण दे दिया था? उसके पीछे भी एक पूरी तैयारी का इतिहास है। आपको ध्यान में होगा, स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों को देखा था। आम जनता में जिस तरह का दारिद्र्य सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से था, उससे वो भली भांति परिचित थे। ये ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, उनके बारे में वो जानते थे। इन सब को जानकर ही वे इतनी बातें करने में सफल हुए। तो हमारा भी यहाँ यही एक उद्देश्य है कि हम सफलता की तैयारी कैसे करें। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद एक लक्ष्य को लेकर चले थे और उस लक्ष्य में उन्हें 100% सफलता प्राप्त हुई थी, वैसे ही हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों की सफलता हम किस तरह से प्राप्त करें। तो सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण आप सब लोगों ने कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफल होना है, और वो सफल किस दृष्टिकोण से होना है, कौन से पद उन्हें चाहिए, कौन सी सेवा में उन्हें जाना है, कौन से कार्य उसे करने हैं। तो इसके लिए हमें एक उदाहरण लेना चाहिए कि एक पर्यटक होता है और एक होता है श्रद्धालु। लक्ष्य दोनों ने बना रखे हैं। पर्यटक जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जिस दृश्य को वो देखना चाहता है, उस रास्ते में जितने भी आने वाले सारी इकाइयां हैं, वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, उन सबको वो देखता हुआ जाता है। वो पूर्ण रास्ते का भी आनंद लेता है। दूसरा श्रद्धालु होता है, जिसको श्रद्धेय के पास जाना है, वो वहाँ पर जाता है और वापस अपने स्थान पर आ जाता है। गंतव्य तक पहुँचा और वापस अपने स्थान पर आ गया। बीच में क्या घटित हुआ, क्या चीज़ थी, उसको ध्यान नहीं रहता। तो यही मेरा आपको कहना है कि श्रद्धालु के स्थान पर हमें पर्यटक के रूप में अपने आप को रखते हुए कार्य करना है। कई तरह के परीक्षाएं हमें देनी है, हमारे लक्ष्य कई बार बदल भी सकते हैं। तो इसलिए पर्यटक की भांति अगर जो हमने पढ़ाई प्रारंभ की है, जिस पढ़ाई में हमने उसके आसपास की सारी चीज़ों को, बिंदुओं को देखा है, तो बहुत सारा मटेरियल हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही बिंदु पे प्रश्न पूछा जाए, उसके आसपास भी पूछा जा सकता है। जब भी बात होती है फ्रीडम स्ट्रगल की, हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की, तो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं, उन लोगों ने किस किस तरह से संघर्ष किया है, कैसे पार पाया है। उनको पढ़ेंगे तो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में कौन सी कमियां रही, कौन सी खूबियां रही, कितने जल्दी हमने प्राप्त कर लिया, ये सारी चीज़ें और सब चीज़ें हमें ध्यान रहेंगी, तो हम सारी चीज़ों को हल करने में सफल होंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है लक्ष्य का निर्धारण, और उस लक्ष्य पर एक किस तरह से हमें यात्रा करनी है, पर्यटक के रूप में बढ़ना है या श्रद्धालु के रूप में बढ़ना है। दूसरी हम बात करें
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपने एक उदाहरण सुन रखा है, एक दौड़ हुई थी कछुए और खरगोश के बीच में। खरगोश बहुत तेज दौड़ा था लेकिन वो बीच में रुक गया। कछुआ धीरे दौड़ा लेकिन निरंतर दौड़ा और खरगोश से पहले पहुंच गया। आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है। परीक्षा के नज़दीक अगर आप 15 घंटे पढ़ते हैं, उससे 6 महीने पहले आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो सफलता संदिग्ध होती है। दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ आप जोड़ने का प्रयास करें, आप मेमोराइज करने का प्रयास करें, आप कुछ लिखने का प्रयास करें। ये निरंतरता आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और निरंतरता कब रहेगी? जब हमारे पास धैर्य रहेगा। तो तीसरी बात हम करते हैं धैर्य की। आपने एक उदाहरण सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार किया और उस बल्ब के आविष्कार से पहले वो सैकड़ों बार असफल हुए। उनका ये कथन है कि मैं 1000 उन तरीकों को खोज पाया जिनके माध्यम से बल्ब का आविष्कार नहीं होता। तो ये उनका धैर्य था और सकारात्मकता थी। अपने आप को नकारात्मकता से दूर रखना है। कई बार या अनेकों बार आपने ऐसे प्रत्याशियों को देखा है कि उनकी सफलता उनको तीसरे, चौथे या 5वें प्रयास में मिलती है। प्रथम प्रयास में सभी लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो धैर्य रखना है और निरंतर प्रयास करने हैं, एडिसन की भांति। चौथी बात यह है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, कक्षाओं में सुनते हैं, वो स्मरण कैसे रहे, उसके लिए एकाग्र चित्तता बहुत ज़रूरी है। एकाग्र चित्तता के लिए दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकना होगा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर बांधा था, उन्होंने आसपास कुछ नहीं देखा और उसी को उन्होंने ध्यान रखा था। एक महत्वपूर्ण बात यह है, हम परीक्षाएं देते हैं, वर्तमान विश्व प्रतियोगिता का विश्व है। चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो, हर स्थान पर प्रतियोगिता है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ दैनिक जीवन में घर से ही प्रारंभ हो जाती है, जो अंतिम समय तक सार्वजनिक जीवन में भी रहती है। तो जैसे भी परिणाम आते हैं, परिणाम कई बार आशा के अनुकूल होते हैं, कई बार आंशिक रूप से अनुकूल होते हैं, कई बार प्रतिकूल होते हैं। अगर परिणाम की प्रतिकूलता से और परिणाम की अनुकूलता से हम प्रभावित हो गए तो भविष्य में आने वाली सफलताएं संदिग्ध हो जाएंगी। परिणाम से कभी भी प्रभावित ना हो। सफल हुए हैं तो बोराने की आवश्यकता नहीं है, असफल हुए हैं तो अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है और ये परीक्षाएं उस यात्रा के पड़ाव हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हमने ये बात करी है कि सफलता को असंदिग्ध बनाने के लिए सर्वप्रथम ऐसा लक्ष्य बनाएं जिसको हम प्राप्त कर सकें, और लक्ष्य जो आपने बना लिया वो प्राप्त किया जा सकता है, ये ध्यान में रखना है हमें। दूसरा, हमें निरंतर प्रयास करने होंगे, हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। ये वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें ये बिंदु ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कोविड-19 के बाद की जो स्थितियां हैं ये ऐसी पेंडेमिक है। एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये दो चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। एपिडेमिक एक महामारी होती है जो किसी स्थान विशेष के लोगों को चपेट में लेती है। पेंडेमिक एक ऐसी महामारी है जो पूरे ग्लोब को प्रभावित करती है। तो ये पेंडेमिक है, इसको वैश्विक महामारी कहते हैं। और ये ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज या टीका अभी तक विकसित नहीं हुआ है। इसके लिए जो शब्द अभी चर्चा में आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, कंसेप्चुअली वो गलत है। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में आता है एक समूह को दूसरे समूह से दूर करना, जबकि यहाँ बात हो रही है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर करना। सोशल डिस्टेंसिंग का एक बड़ा उदाहरण अभी हम ले सकते हैं अमेरिका का, जो रंग भेद वाला है। वहाँ काले और गोरों में जो दूरी है, और आज भी आप देखेंगे तो भास्कर में एक आर्टिकल छपा है, एक फॉरेन रिसर्च स्कॉलर ने ये कहा है कि कब कब सोशल डिस्टेंसिंग किन किन मायनों में हुई। तो वहाँ समूह की दूरी, और हमारे दक्षिण भारत में इतिहास में अगर हम जाएं तो वहाँ जातियों में सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी की परिकल्पना थी। हमारे ग्रामीण भारत में सारे में भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखें, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है।
तो इस फिजिकल डिस्टेंसिंग में जो तरीके हमें बताए गए हैं कि आप अपने घर पे रहें, भीड़ में ना जाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का यूज करें, इसका निष्कर्ष ये निकला कि हम अब सोशलाइज नहीं कर सकते, समूह में एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसे में हम अपनी तैयारियों को निरंतर कैसे रखें? तो इसके लिए जो तीसरी बात कही है वो धैर्य रखते हुए प्रतिदिन आपको अपने ज्ञान कोश में कुछ ना कुछ ऐड करना है, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। खरगोश की भांति आप नहीं दौड़ पा रहे हैं तो कछुए की भांति आप निरंतर चलें, एकाग्रचित हों। एकाग्रचित कैसे हो सकते हैं उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और परीक्षाएं जो आपने दे रखी हैं उनका परिणाम नहीं आ रहा, परिणाम आया है तो सकारात्मक परिणाम आया है, नियुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसे में आपको परिणाम से अप्रभावित रहते हुए आगे की तैयारी करनी है। इन सब के लिए जो ज़रूरी बात है वो ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य आपके साथ रहे। स्वास्थ्य को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य है मानसिक, एक है शारीरिक और तीसरा है सामाजिक। सामाजिक के अनेक उपविभाग किए जा सकते हैं, परंतु हम वृहद रूप से हम व्यष्टि दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक की बात करेंगे। सबसे पहले मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप योग करें, आपका अपने मनस्पटल पर नियंत्रण हो। योग करें, प्राणायाम करें, अध्यात्म से जुड़ें। अध्यात्म से आप जुड़ेंगे, मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। जो शरीर निरोग है वहाँ एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और मस्तिष्क स्वस्थ है तो मानसिक शांति की प्रत्याभूति दी जा सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या करना है हमें? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें योग तो दोनों में कारगर है ही, इसके अतिरिक्त शारीरिक श्रम करना है। और शारीरिक श्रम के लिए आपको समय का नियोजन करना है। आप अगर इस समय गांव में हैं, खेतीबाड़ी आपके है, तो दिन में आपको खेतीबाड़ी में काम करना होता है तो सुबह आप पढ़ाई को समय दे सकते हैं। अगर आप किसी व्यापारिक परिवार से हैं अथवा शहर में रहते हैं, इस तरह की कोई गतिविधियां आपके नहीं हैं, तो आप सुबह शारीरिक श्रम कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, जो भी आपको विकल्प अच्छा लगे शारीरिक श्रम कर सकते हैं, और दिन में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हर हालात में आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। वर्तमान स्थितियों में कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी दिनचर्या आपको अपनानी है। तीसरी हम बात करें सामाजिक स्वास्थ्य की। ये सामाजिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करेगा। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है आप अपने आसपास रहने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों में सहभागिता करें। क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, इसलिए इतना समय आपके पास नहीं रहता है कि उनकी संपूर्ण गतिविधियों में आपकी 100% सहभागिता हो। ना ही मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप केवल यही काम करें, लेकिन आप अब समय का नियोजन करते हुए थोड़ा बहुत समय परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए अथवा पड़ोसी के लिए, जो आपको लगता है पॉजिटिव एनर्जी वाला है, उसके लिए समय निकालें, उनसे मिलें, उनसे बात करें। ये आप कब कर पाएंगे? इस समय एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें तकनीक के साथ भी जीना है और तकनीक के दुष्प्रभावों से भी बचना है। मैं सीधा सा सवाल उठा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवा रहा है उस मोबाइल पे, यद्यपि हम उसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये भी हमें देखना है कि हमें तकनीक का गुलाम नहीं बनना है, अपितु तकनीक को हमारी सफलता और लक्ष्य प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त करना है। आप जानते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट को आप काम में ले रहे हैं, जो आपके सामने पड़ा है, जो आपके हाथ में है, जो आपकी जेब में है, उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। SAR लेवल के रूप में हम बात करते हैं। स्पेशल जो एब्जॉर्प्शन रेट है, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। गूगल करके आप देख लें, *#07# आप डायल करेंगे तो आपका मोबाइल कितनी जो
विकिरण है, रेडिएशन है, उत्सर्जन कर रहा है, उसको वो बता देगा। तो ये निरापद नहीं है आपके लिए। तो इसलिए सोशल मीडिया पर जब भी आप आएँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आधा घंटा, 1 घंटा या 15-15 मिनट के बाद में काम में लेना है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, चैटिंग पे अगर आप ज़्यादा समय बिताएंगे तो ये आपकी मानसिक शांति के लिए भी नुकसानदायक है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, और सामाजिक रूप से ये आपको अपने परिवार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और सगे संबंधियों से काटता है। तो वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आई है वो है तकनीक का यथोचित इस्तेमाल हम कैसे करें। आपने पढ़ा होगा अपनी तैयारी के दौरान कि एप्पल के जो CEO रहे थे, जो अब दिवंगत हो गए, इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर से दूर रखा। जकरबर्ग की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनकी बात करते हैं कि ये स्वयं जिन्होंने हमारे लिए तकनीक के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के रास्ते उपलब्ध करवाए हैं, वो भी अपने परिवार में अपने बच्चों को सीमित एक्सेस इनका प्रदान करते हैं कि वो भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। तो हमें ये खुद तय करना है कि कहीं ये मोबाइल हमारे रिश्तों पे प्रभाव नहीं डाल रहा है, कहीं ये मोबाइल हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं डाल रहा है, और कहीं ये मोबाइल हमारे पढ़ने लिखने के समय में से समय लेकर हमारी सफलता को संदिग्ध तो नहीं बना रहा है। ये आपको तय करना है। इस वर्तमान वर्चुअल युग में कहीं हम तकनीक के दास तो नहीं बनते जा रहे हैं कि आप ऐसी आदत तो आपको नहीं होगी कि बिना मोबाइल आपके पास रहे आपको नींद नहीं आती हो, मोबाइल हाथ में नहीं होते आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता हो। इन स्थितियों से आप बचें। तो रुग्ण उपभोग, पैथोलॉजिकल कंज्यूमरिज्म से आपको बचना है। सोशल मीडिया से जो गैर जरूरी आपका लगाव है उसको आपको समाप्त करना ही होगा। इससे यथासंभव जितनी दूरी आप रख सकें। आप ये भी प्रयास करते हैं कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, या दिन में बिल्कुल नहीं करना है, या शाम को या सुबह 1 घंटे करना है। तो इस हिसाब से आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए हमेशा लंबे रास्ते तय करने होते हैं, और लंबे रास्ते तय करने के लिए हमें लंबे समय तक उस लक्ष्य को ध्यान में रखना पड़ता है, एकाग्रचित्तता को बनाए रखना पड़ता है, इधर उधर नहीं हो जाएं ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने 2 वर्ष तक निरंतर किसी भी एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके लक्ष्य को तक पहुंचने में रोक नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कमियां छोड़ी हैं। उन कमियों को आप पहचानें, कौन कौन सी तैयारी कैसे कैसे की जानी चाहिए थी। ये समय है आपके पास। एक मित्र से बात हो रही थी और उसने कहा कि ये कोरोना है वो हनुमान जी है और हम लोग हैं रावण। आपको ध्यान होगा कि राम और रावण के बीच में जो परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों के उपरांत जो युद्ध हुआ था, उससे पहले राम ने रावण को समझाने के बहुत प्रयास किए थे। कई दूत भेजे थे, उनमें से एक दूत राम जी भी गए थे और राम जी ने रावण को ये बताया था कि आप जो कर रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। इसलिए महाराज राम जो आपको कह रहे हैं उन बातों को मान लीजिए, आप अपने और अपने कुल के विनाश से, अपनी प्रजा के विनाश से बच जाएंगे। उन्होंने नहीं माना, युद्ध हुआ और रावण का पतन हुआ। उसके जितने भी सगे संबंधी, रिश्तेदार और वहाँ के जो उसकी प्रजा थी वो बिना बात मारी गई। तो वो कह रहे हैं कि कोरोना हमें ये कह रहा है कि आप प्रकृति से जुड़िए, आप सफाई रखिए, आप प्रकृति का दोहन नहीं पोषण कीजिए। अगर आप प्रकृति का पोषण करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, कोरोना का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर हमने भी उस काल का जो रावण था, उस रावण की भांति आज भी व्यवहार किया, तो हमारा भी वही हश्र होना है जो रामायण काल के रावण का हुआ था। तो हमें ये स्थितियां सारी समझनी है। वर्तमान काल में जो अतिरिक्त समय हमें मिला है, पहले हम आने जाने में समय व्यतीत करते थे, शहर में हमें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए रहना पड़ता था, वहाँ हम भोजन बनाते थे, उसमें हमारा समय लगता था।
कोचिंग के दूसरे साथियों से बातचीत करने में हमारा समय लगता था। आज आपको सब कुछ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, आपके पास कंटेंट है। जब तक अनलोक पूर्णतः नहीं हो जाता, आपको पढ़ने का, चिंतन करने का, मनन करने का अतिरिक्त अवसर मिला है। आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, ऐसी पुस्तकें जो आपके लक्ष्य में सहयोग देती हैं, ऐसी पुस्तकें जो आपके मानस पटल को शांत और स्थिर रखने में सहयोग देती हैं, ऐसी पुस्तकें जो आपको ये बताती हैं कि जीवन में जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनकी सफलता किस तरह से हुई। आज ही के समाचार पत्र को आप पढ़ें तो उसमें धीरू भाई अंबानी के जीवन के बारे में कुछ बता रखा है। धीरू भाई अंबानी ने जो मुंबई में भाषण दिया था, जब उनको अच्छा जो व्यावसायिक उपलब्धि करने वाला पारितोषिक मिला था, तब उन्होंने भाषण दिया था। उसने ये कहा था कि जीवन में कभी असफलता नहीं होती, आप जब प्रयास करते हो तब या तो आपको सफलता मिलती है अथवा आपको सबक मिलता है। तो प्रत्येक प्रयास से हमें सबक लेना जरूरी है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम बिना सबक लिए हुए दोबारा दूसरी तैयारी प्रारंभ करेंगे तो ये समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा और किसी भी क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत से हैं जो साल में, 2 साल में, 3 साल में अपना क्षेत्र बदलते हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे उदाहरण भी हैं जो एक क्षेत्र में बढ़े, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार असफल हुए, चौथी बार, 5वीं बार असफल हुए, फिर उन्होंने अपने फील्ड भी बदले और सब में उनको सफलता मिलती चली गई। तो सफल लोगों की जीवनियाँ भी पढ़ें, लेकिन आपके लिए इस समय ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को, आप अपने चित्त को, मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाए रखें। परीक्षाएं नियत समय पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये काल लंबा नहीं चलने वाला है। जैसे ही वैक्सीन आएगा, या तो वैक्सीन आएगा, वैक्सीन नहीं आएगा तो एक सोशल इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि भारत में बड़ा तेज़ी से ये रोग फैल रहा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। तो धीरे धीरे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी सब में, और जब सामाजिक प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी तो ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, सब कुछ खुलेगा, परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन इस समय का जिस व्यक्ति ने, जिस इंडिविजुअल ने सदुपयोग नहीं किया, उसके लिए अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप अपने नोट्स बनाएं, लिखते रहें, प्रश्न पत्र स्वयं तैयार करें। पिछली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र ऑनलाइन पढ़े हैं, वर्चुअल माध्यम से आपको मिल सकते हैं। आपके टीचर जो निरंतर आपसे सहयोग बनाए रखते हैं उनसे आप मदद लेते रहें। कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको मना नहीं करेगा अगर उसको ये लगेगा कि सामने वाले में जिजीविषा है, जानने की उत्कंठा है, वो कुछ जीवन में करना चाहता है। लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। निर्भर आप पर करता है कि आप इस समय का सदुपयोग किस ढंग से करते हैं, ये आपको तय करना है। इस समय को सोकर फालतू की बातों में या ऐसा कार्य करते हुए जो आपके लक्ष्यों में सहयोग नहीं देगा, इसको जाया करना है, बिताना है। या फिर अपने लक्ष्य को निरंतर ध्यान में रखते हुए परिवार, समाज, मित्र, रिश्तेदार सबसे सामंजस्य बैठाते हुए निरंतर अध्ययन करते हुए कुछ ना कुछ जोड़ना है। पहले भी हमने ये बात करी थी कि जीवन एक प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में वही विजेता बनता है जो कछुए की भांति विश्राम ना करते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। हो सकता है उसकी गति कम थी, लेकिन उसने प्रयास निरंतर जारी रखे, इसलिए वो विजेता बना। उस खरगोश की भांति जो बहुत तेज दौड़ता है और बहुत कम समय में उस दौड़ को पूरी भी कर सकता है, लेकिन उसके मन में ये भ्रम और ये घमंड रहता है, क्योंकि मैं बहुत तेज हूँ इसलिए मैं कभी भी दौड़ सकता हूँ, उसे हमेशा सफलता नहीं मिलती। निरंतरता बहुत ज़रूरी गुण है। लक्ष्य का निर्माण, आप लक्ष्य का निर्धारण आप लोगों ने कर रखा है। आपको आसपास के सारी चीज़ें पढ़नी है। रोज़ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, राजनीतिक घटनाक्रम, खेल की घटनाएं, बीमारियों का इतिहास, जो भी अखबार में जो चीज़ आती है। वर्तमान समय में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि वर्तमान हमारे समाचार पत्र उतने ऑथेंटिक नहीं हैं
जो परंपरागत रूप से हुआ करते थे। इसलिए तथ्यों को चेक कर लें, जो भी तारीख और सन दिए हुए हैं कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो गई हो, आप उनको चेक कर लें और उनके हिसाब से रोज़ आप नोट करते रहें, आपका करंट भी तैयार होता रहेगा। दूसरी चीज़ें, जो मटेरियल आपके पास है, जो लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं उन्होंने आपको उपलब्ध करवाया है, नहीं है, आप उनके संपर्क में रहें और निरंतर इन चीज़ों को करता रहें। स्वामी विवेकानंद की एक उक्ति को हमेशा ध्यान रखें। उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारा नहीं बोधित, कि उठो जगो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। तो जो लक्ष्य बनाया है, चूंकि लक्ष्य आपने बनाया है और आपको प्राप्त करना है, इसलिए रुकने का, विश्राम करने का, ठहरने का, दिग्भ्रमित होने का कहीं कोई कारण नहीं होता। ये एक परिस्थिति बनी है और परिस्थितियां जो बनती हैं वो चिरकाल के लिए स्थायी नहीं होती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप स्वयं जानते हो कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया में जो चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी भी, वो बदल भी रही है। आप पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। आप ये पढ़ते हैं कि सूर्य की सतह का तापमान, उसके गर्भ का तापमान कम हो रहा है। जिस प्रोसेस से हीट का उत्सर्जन हो रहा है, जो हाइड्रोजन और हीलियम में बनने और बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है। आप ये भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं, कुछ नए जीव बन रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, और पृथ्वी की भी कभी ना कभी उत्पत्ति हुई थी। और वर्तमान तरह की गतिविधियां अगर मानव ने रखी, जो पृथ्वी को दोहन की बात करते हैं, प्रकृति के पोषण की बात नहीं करते, तो एक ना एक दिन पृथ्वी को भी समाप्त होना ही है। तो जो चीज़ बनी है वो चीज़ बदलेगी भी। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये स्थितियां भी स्थायी नहीं रहेंगी। इसलिए आपको बिना किसी पैनिक के, बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के निरंतर रूप से जागरूक रहते हुए तैयारी करनी है। धन्यवाद।